प्यारे बच्चों, तो आज हम बात करेंगे बायोलॉजी का फर्स्ट लेसन जिसका नाम है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेसेस। तो सबसे पहले ये बात आती है कि जैव प्रक्रम क्या होता है, इसकी मनुष्य में या जीवों में क्या आवश्यकता होती है, कैसे हम सजीव और निर्जीव की पहचान कर पाते हैं, कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो सजीव के जीवन के लिए अति आवश्यक होती हैं। तो इसी सब पर आज का हमारा लेसन, आज का हमारा टॉपिक, आज का हमारा प्लान बेस्ड है। तो सबसे पहले जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? जैव प्रक्रम का मतलब होता है ऐसी क्रियाएं, प्रक्रम मीन्स प्रोसेस, ऐसी क्रियाएं जो जीवों की रक्षा करती हैं, जो जीवों के जीवन के लिए आवश्यक होती हैं, जो जीवों को जीने के लिए, जीवों को सजीव रहने के लिए आवश्यक होती हैं, उन्हीं क्रियाओं को कहा जाता है जैव प्रक्रम। ठीक है, जैव प्रक्रम ऐसी क्रियाएं जो जीवन के लिए, जो जीवों के जीवन के लिए आवश्यक हैं, उन्हें हम कहते हैं जैव प्रक्रम। अब इसमें जो मुख्य क्रियाएं आती हैं वो आपकी 4 आती हैं। एक आती है पहली पोषण, दूसरी आती है आपकी श्वसन, तीसरी आती है परिवहन और उसके बाद आता है आपका उत्सर्जन। पोषण, श्वसन, परिवहन और आपका फिर उत्सर्जन। इसमें आपका नियंत्रण और समन्वय भी आता है, हम उसको दूसरे लेसन में स्टडी करेंगे। तो इस प्रकार से जैव प्रक्रम मीन्स 4 अभिक्रियाएं, 4 क्रियाएं मनुष्य के जीवों के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये संपूर्ण रूप से जीवों का अनुरक्षण करती हैं, मीन्स जीवों की रक्षा करती हैं। तो इसमें सबसे पहले आती है आपकी पोषण। अब बात आती है पोषण क्या होता है। पोषण क्या होता है, किसी से पूछा जाता है कि भाई पोषण क्या होता है, तो बच्चे जवाब देते हैं कि जो हम खाना खाते हैं उसे हम पोषण कहते हैं। लेकिन नहीं, वो पोषण नहीं होता है, केवल भोजन को ग्रहण नहीं होता है। जो आप भोजन करते हैं उस भोजन से आपको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो भोजन से ऊर्जा मिली, अब वो ऊर्जा क्या हुई? वो आपके पूरे शरीर सर्कुलेट होती है, पूरे शरीर के सभी अंगों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तभी वो ठीक प्रकार से कार्य कर पाते हैं। तो ये आपको भोजन से ऊर्जा मिली, ऊर्जा आपके शरीर में सभी अंगों को प्राप्त हुई और फिर क्या हुआ? आपने उस ऊर्जा से अपने कार्य किए। तो ये जो सारे स्टेप्स आए, ये जो सारे आपके स्टेप्स हैं, उन्हीं से मिलकर आपका बनता है पोषण। तो पोषण क्या हुआ? भोजन को ग्रहण करना, भोजन को पचाना, भोजन का अवशोषण और बचे हुए भोजन को भी क्या करते हैं आप? फिर शरीर से बाहर निकल जाता है, वो क्रिया कहलाती है आपकी बहिक्षेपण। तो इस प्रकार से पोषण की क्रिया अपने आप में ही एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें आपके बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। केवल भोजन ग्रहण करना अब पोषण नहीं है। तो क्लियर हो गया पॉइंट कि पाचन और पोषण में क्या अंतर है? पाचन पोषण का एक स्टेप है, पूरी क्रिया नहीं है। पूरी क्रिया है कि मुख गुहा में भोजन जाता है, उसका पाचन किया जाता है, फिर छोटी आंत के द्वारा इस पचे हुए भोजन को अवशोषित किया जाता है और बड़ी आंत के द्वारा उसके बाद उसको शरीर से बचे हुए भोजन को, अपचित भोजन को निकाल दिया जाता है और उससे फिर आपको कार्य करने की शक्ति मिलती है। तो ये पूरा प्रक्रम आपका कहलाता है पोषण। उसके बाद आता है कि पोषण कितने प्रकार का होता है, पोषण के प्रकार। तो पोषण जो है वो आपका 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्वपोषी और एक होता है आपका परपोषी। आपको ये चित्र दिखाई दे रहे हैं, इन चित्रों से आपको क्लियर हो रहा है कि पोषण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका स्वपोषी और एक आपका होता है परपोषी। स्व का मतलब होता है स्वयं और पर का मतलब होता है दूसरों पर। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी जीव कहलाते हैं। या ऐसा पोषण जिसमें जीव स्वयं भोजन बनाता है उसे हम स्वपोषण कहते हैं या स्वपोषी पोषण भी कहते हैं। समझ में आ गया? पोषण 2 प्रकार का, स्वपोषण, परपोषण। स्वपोषण का मतलब हुआ कि जब जीव अपना भोजन खुद बनाएगा तो स्वपोषी कहलाएगा और उसमें जो पोषण होगा वो आपका स्वपोषी पोषण कहलाएगा।
उसके बाद आता है आपका परपोषी पोषण। परपोषी या इसका दूसरा नाम है विषमपोषी। विषमपोषी का मतलब हो गया जिसमें जीव भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करता है। इसमें जीव अपना भोजन खुद नहीं बना पाता, वह भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करता है। उस पोषण को हम कहते हैं आपका विषमपोषी पोषण। तो इस प्रकार से पोषण के दो प्रकार हुए, स्वपोषी और विषमपोषी। अब स्वपोषी कौन कौन है? जितने भी आप देखते हैं हरे पौधे हैं, सारे हरे पौधे आपके कैसे हैं? स्वपोषी हैं। कुछ जीवाणु, जीवाणु मीन्स आपका बैक्टीरिया, कुछ जीवाणु भी आपके प्रकाश संश्लेषी जीवाणु होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो इसमें केवल दो ही आते हैं, एक आपके हरे पौधे और दूसरा आपका जितने भी आपके जीवाणु हैं वो उसमें आएंगे। सारे नहीं, केवल प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। तो ये तो हो गए आपके स्वपोषी। अब आता है आपका परपोषी या विषमपोषी। विषमपोषी जो भोजन के लिए निर्भर करते हैं वो आपके कहलाएंगे विषमपोषी, जिसमें आपका मानव आता है, सारे जीव जंतु आते हैं जो हम भोजन के लिए किस पर निर्भर हैं? पेड़ों पर निर्भर हैं। तो ये आपका हो गया कौन सा? विषमपोषी पोषण। उसके बाद हम बात करेंगे स्वपोषी पोषण को। अब हम देखेंगे कि कैसे जीव अपना भोजन बनाते हैं, कैसे ये क्रिया होती है। आपको बीच बीच में सारे चित्र दिखाए जा रहे हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। जो मैं बोल रही हूँ वो उन चित्रों के माध्यम से भी आपको समझाया गया है। तो अब हम बात करेंगे स्वपोषी पोषण की। स्वपोषी पोषण कैसे होता है, कैसे जीव अपना भोजन बनाते हैं? तो इसके लिए जीवों में एक क्रिया होती है जिसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा जीव हरे पौधे या स्वपोषी पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण किसे कहा जाता है? ध्यान से सुन लीजिएगा। हरे पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी की सहायता से भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्या बोला? हरे पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी की सहायता से भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। आप अभी क्रिया में देख रहे हैं 6CO2 + 6H2O, सूर्य का प्रकाश और हरे पौधे हैं। हरे पौधों के नीचे हमने देखिए एरो के नीचे लिखा हुआ है क्लोरोफिल, और बनके क्या आया है? C6H12O6 प्लस आपका ऑक्सीजन गैस। तो ये होती है आपकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जिसमें बहुत सारे स्टेप्स आते हैं कि कैसे ये आपका जो आपने कार्बन डाइऑक्साइड और पानी लिया, ये सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कैसे भोजन में बदल जाता है, ये आपको अभी बताया जाएगा। तो क्लियर हो गया कि स्वपोषी पोषण में जो मुख्य क्रिया होती है वो कौन सी होती है? प्रकाश संश्लेषण की, जो किसके द्वारा की जाती है? हरे पौधों के द्वारा। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे को 4 कच्चे पदार्थ चाहिए होते हैं, तभी वह अपना भोजन बना सकता है। अब वो कौन कौन से हुए? एक तो हुआ आपका सूर्य का प्रकाश, दूसरा हुआ आपका कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा हुआ आपका पानी और चौथा हुआ आपका क्लोरोफिल। सूर्य का प्रकाश आपको पता ही है सब जगह है, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से मिलेगी, पानी पौधों को अपनी जड़ों से प्राप्त होगा और क्लोरोफिल हरे पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला एक वर्णक है। आपने कक्षा 9 में पढ़ा था कोशिका, और कोशिका में एक कोशिका अंग पढ़ा था हरित लवक, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और उसकी संरचना में आपने देखा था कि वहाँ पर प्लेट्स के एक ही पाइल्स ऑफ प्लेट्स थी ना, प्लेट के स्ट्रक्चर हमने बनाए थे कोशिका के अंदर, और उसमें हरे कण भरे हुए, उन कण को ही हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। और इस क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग कैसा होता है? पत्तियों का रंग हरा होता है। तो इस हरे रंग के कारण क्लोरोफिल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है आपके प्रकाश संश्लेषण में। तो ये 4 कच्चे पदार्थ हो गए जो आपको प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। समझ में आ रहा है ना? आगे चलते हैं। अब इसमें से ये कच्चे पदार्थ करते क्या हैं, कैसे ये पौधे में एंटर करते हैं, कैसे जाकर भोजन बनाते हैं। तो देखिए, एंटर करने की बात करने से पहले हम बताएं कि चलिए पहले एंटर की बात करते हैं कि ये पौधे में एंटर कैसे करते हैं। आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड पौधों में
एक शब्द पौधों की पत्तियों को अगर आप उल्टा करके देखें तो वहाँ पर आपका छोटे छोटे छेद पाए जाएंगे और उन छेदों को हम क्या कहते हैं? उन छेदों को हम कहते हैं रंध्र, या इंग्लिश में हम इसे कहते हैं स्टोमेटा। पौधों की पत्तियों के निचली सतह पर छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। इसी से होकर गैसों का आदान प्रदान होता है। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और बनी हुई ऑक्सीजन गैस बाहर आती है। एक तो ये काम हो गया। अब अगर हम इन रंध्रों की संरचना देखें तो आप 9th क्लास में देख चुके हैं कि रंध्रों की संरचना में इसमें एक बीच में एक छेद होता है जिसे हम रंध्र छिद्र कहते हैं। यही मुख्य भाग होता है जिससे होकर गैसें अंदर और बाहर आती हैं और इनकी सुरक्षा के लिए इनके चारों तरफ द्वार कोशिकाएं होती हैं। द्वार कोशिकाएं क्या काम करती हैं? ये प्रेशर लगाती हैं। जब इनके अंदर गैस जाती है तो प्रेशर के साथ ये छेद जो होता है वो खुल जाता है और गैस अंदर चली जाती है। उसके बाद द्वार कोशिकाएं इस छेद को बंद कर देती हैं। तो स्टोमेटा का खुलना और बंद होना डिपेंड करता है कि गैस का जब गैस अंदर जाएगी, पहले जब गैस को आना होगा तो छेद खुल जाएंगे और जब बाहर जाना होगा, बाहर निकल जाएगी तो छेद आपके बंद हो जाएंगे। तो इस तरीके से गैसों का जो आदान प्रदान है वो आपका किसके द्वारा हुआ? रंध्र के द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा। एक पत्ती में 5, 10 से लेकर 100 और 1000 तक भी स्टोमेटा हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि पत्ती की गैस को लेने की पावर क्षमता कितनी है, उसे कितनी कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है। छोटी पत्ती है, कम खाना बनाएगी, बड़ी पत्ती होगी, ज़्यादा खाना बनाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी सामर्थ्य कितनी है, उसके हिसाब से उस पर स्टोमेटा पाए जाते हैं। तो अब स्टोमेटा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पेड़ों में पानी दिया, उसमें आप जाइलम पाया जाता है। वो जाइलम चैनल की तरह उसमें कोशिकाएं होती हैं 4 प्रकार की, जो आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। ये पानी को लेकर पत्तियों तक जाएंगी। क्लोरोफिल पत्ती के अंदर है, सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर पड़ रहा है, तो आपको चारों कच्चे पदार्थ पत्ती को प्राप्त हो गए और पत्ती क्या करेगी? भोजन बनाएगी। और पौधों में जो भोजन बन के आया वो आपका याद रखिएगा ग्लूकोज के रूप में बनता है। पौधों में जो भोजन बन के आया वो ग्लूकोज के रूप में। पौधों और एक और विशेषता होती है कि अगर भोजन ज़्यादा बन जाता है तो पौधों में ये मंड के रूप में, स्टार्च के रूप में इकट्ठा हो जाता है। इसलिए आप देखिए आलू में स्टार्च पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर क्या है? स्टोर फूड है, वो संचित भोजन है। वो भोजन को स्टोर करके क्या होते हैं? आलू फूल जाते हैं। तो जिनमें ज़्यादा खाना बन जाता है वहाँ पर वो भोजन मंड के रूप में संचित हो जाता है, लेकिन मनुष्यों में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। ये दोनों में अंतर है कि पौधों में मंड के रूप में और मनुष्यों में आपका ग्लाइकोजन के रूप में ये संचित हो जाता है। तो क्लियर हो गया? प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? इसके लिए आपको क्या चाहिए? कौन कौन से आपके रॉ मटेरियल हैं, कैसे कैसे अंदर जाते हैं स्टोमेटा रंध्र के द्वारा। अब आता है कि प्रकाश संश्लेषण के चरण, मीन्स प्रकाश संश्लेषण के स्टेप्स क्या हैं, कैसे होती है ये क्रिया। देखिए इसमें मुख्य स्टेप 3 होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है? ये जो क्लोरोफिल होता है, ये क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। मीन्स सूर्य के प्रकाश को क्या करेगा? ये पहले अवशोषित करेगा। तो क्लोरोफिल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यही सूर्य के प्रकाश को कैप्चर करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। अब सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने के बाद इस प्रकाश ऊर्जा को बदला जाता है रासायनिक ऊर्जा में। दूसरा स्टेप हो गया, पहला क्लोरोफिल द्वारा सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करना, दूसरा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। अब क्या करती है ये रासायनिक ऊर्जा? जाकर पानी के अणुओं को तोड़ देती है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। H2O = H2 + O2। तो ये जो आपकी कौन सी थी प्रकाश ऊर्जा से जो रासायनिक ऊर्जा बनी, ये रासायनिक ऊर्जा पानी को तोड़ देगी और ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाएगी। अब ये जो ऑक्सीजन ये बाहर निकल गई। आपने रिएक्शन से आपको क्लियर है कि CO2 + H2O = आपका ग्लूकोज प्लस आपका ऑक्सीजन। तो एक आपका पानी से क्या बनी? ऑक्सीजन बनी। अब बची कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड इसका अपचयन होगा और आपका क्या बन जाएगा?
कार्बोहाइड्रेट जिसका नाम होता है आपका ग्लूकोज। तो इस तरीके से चारों कच्चे पदार्थ का प्रयोग हो गया। ग्लूकोज ने क्लोरोफिल ने प्रकाश को अवशोषित किया, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदली, इस रासायनिक ऊर्जा ने पानी के अणुओं को तोड़ दिया जिससे ऑक्सीजन निकल कर आई और फिर कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन हो गया और आपका खाना, आपका भोजन बन गया। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण है, ये दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं जो आप हायर क्लासेस में जाकर पढ़ेंगे। एक होती है प्रकाशीय और एक होती है अप्रकाशीय। प्रकाशीय का मतलब जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है और अप्रकाशीय का मतलब जो प्रकाश की आपकी उपस्थिति या अनुपस्थिति दोनों में हो सकती है, इसके लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो प्रकाशीय और अप्रकाशीय अभिक्रिया जो है वो दो प्रकार हो गए किसके, प्रकाश संश्लेषण के। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशीय अभिक्रिया में क्लोरोफिल उसको कैप्चर करेगा, उसे अवशोषित करेगा, पानी के अणुओं को तोड़ेगा और अप्रकाशीय में इस कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन का अपचयन होगा। तो इस प्रकार से ओवरऑल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा आपका क्या हुआ, स्वपोषी पौधों ने, स्वपोषी जीवों ने अपना भोजन बनाया। इस क्रिया को कहते हैं हम पूरे को स्वपोषी पोषण। तो अगर आपसे बोर्ड क्लास में पोषण किसे कहते हैं, पोषण के प्रकार बताइए, तो आप इसमें ये प्रकाश संश्लेषण भी लिख कर आएंगे। पहले पोषण की परिभाषा देंगे, फिर आप लिखेंगे दो प्रकार का होता है, स्वपोषी और परपोषी या विषमपोषी। फिर स्वपोषी में आप बताएंगे और स्वपोषी में आप पूरा जो है प्रकाश संश्लेषण को संक्षेप में समझाएंगे। अब हम बात करते हैं विषमपोषी की। विषमपोषी आपको पता है कि जो अपना भोजन नहीं बनाते, दूसरों पर भोजन के लिए निर्भर करते हैं, उन्हें हम विषमपोषी कहते हैं। विषमपोषी तीन प्रकार के हो सकते हैं, एक आपके परजीवी और एक आपके मृतोपजीवी। परजीवी का मतलब हुआ, ये आपके परजीवी हो गए और एक आपके हो गए मृतोपजीवी। परजीवी का मतलब होता है जो दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर कर रहे हैं, लेकिन वो जीव जिंदा होना चाहिए, वो जिंदा से अपना भोजन लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं परजीवी। दूसरे के जीवन पर निर्भर करना, जैसे कि आपका जू, अमरबेल। अगर पौधों में बात करें तो अमरबेल आपने देखी होगी। अगर आप किसी भी रोड साइड से निकलेंगे तो लंबे लंबे पौधों पर आपने येलो कलर के धागे की समान रचनाएं लिपटी हुई देखी होंगी। ये क्या होती है, ये येलो कलर का पौधा है, अपना भोजन नहीं बना पाता तो ये हरे पौधों पर लिपट जाता है और उसी से क्या करता है, अपना भोजन प्राप्त करता है। तो ये परजीवी है, किसी मरे हुए से नहीं प्राप्त कर रहा है, ये क्या कर रहा है, किसी जिंदा से अपने भोजन को प्राप्त करता है। तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव किसी दूसरे जिंदा से अपना भोजन प्राप्त करता है उसे हम परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे आपका अमरबेल, और अगर बात करें पशुओं की बात करें तो जू। आपने लीच का नाम भी सुना होगा, आपको मैंने 9th क्लास में फीताकृमि भी पढ़ाया था, फीताकृमि का भी आपने नाम सुना होगा। तो ये आपके हो गए परजीवी। ऐसी एक होते हैं आपके मृतोपजीवी। मृतोपजीवी का मतलब होता है जो मरे हुए से अपना भोजन लेंगे। ये अंतर हो गया परजीवी और मृतोपजीवी में। जो मरे हुए से, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से, मरे हुए जीवों से अपना भोजन लेते हैं, वो आपके कहलाते हैं मृतोपजीवी। आपने बारिश के समय देखा होगा घर की छतों पर छतरी के समान संरचनाएं उगाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मशरूम, कुकरमुत्ता इसे आप इंग्लिश में कहते हैं। तो फफूंद हो गई, कवक हो गए, ये सब आपके क्या होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं, जो सड़े गड़े और आपके मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। एक और तीसरा